भैया ये बतावें, कांस्टेबल भर्ती निकली बाटे, वो भाई देखा गया है कि सामान्य वर्ग के बच्चे जो फार्म भरी हैं तो 18 से 22 साल उम्र बाटे, अन्य वर्ग के लोग भरी हैं तो 27 साल उम्र माना गया है। ये कैसे है? यक्के नौकरी दुई दुई मानक कैसे? देखिए, आरक्षण का जो वायरस है वो धीरे धीरे देश को खोखला कर रहा है और इससे लाभ जो है वो केवल उन लोगों को है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनके काम कर रहे हैं। बिना समीक्षा के तरह तरह से समय समय पर आरक्षण को बढ़ाना, और इसके विभिन्न रूप हैं। आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर में इसकी बात चल रही है। आउटसोर्सिंग तक में आरक्षण दिए जाने की बात केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम करते हुए सदन में पाए गए। सदन में हम लोगों ने उनका बयान सुना। फिर आप देखिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी का उद्देश्य यदि आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना था तो मैं पूछना चाहता हूं, या उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना था तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग पिछड़े से अगड़े बने। इसकी समीक्षा नहीं हुई है। फिर प्रश्न उठता है कि आप किससे पिछड़े हैं और कब तक पिछड़े हैं और कब तक पिछड़े रहेंगे। इस पर कोई विमर्श नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। मनमानी ढंग से केवल इसका विस्तार किया गया। आज रिजर्वेशन से जो सोशल डिवीज़न क्रिएट किया जा रहा है उससे दो गुट सामने निकल करके आते हैं। सामान्य वर्ग को मनुवादी बताया जाता है। ये वही मनुवादी लोग हैं जो देश धर्म की रक्षा के लिए मर मिटे, समाज का नेतृत्व किए। आज हर मोर्चे पर इनको उपेक्षित किया जाता है। इन्हीं सामान्य वर्ग की बात ये जो 32,000 उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती आई है, इसी पर उनकी आयु सीमा को 18 से 22 में रखा गया है। अन्य की सीमा को ऊपर तक 27 और 28 वर्ष तक रखा गया है। आप बताइए, क्या मैं शासन तंत्र से पूछता हूँ कि समाज और देश का संचालन करने के लिए कानून में एक रूपता होनी चाहिए कि वह बहुवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप दोहरे मापदंड से समाज को चलाने का प्रयास करेंगे तो समाज को किस ओर लेकर के जाएंगे? क्या इस पर आपने विचार किया? आरक्षण की व्यवस्था का ब्रांड एम्बेसडर बनकर उसको प्रमोट करके सत्ता में से पॉलिटिक्स में और आप अपनी भागीदारी तो सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन समाज को नित आप खोखला कर रहे हैं। आरक्षण से आपके समाज का विभाजन, वहीं पर दूसरा तबका एक दूसरे को कह रहा है मनुवादी हो, एक दूसरे को कह रहा है तुम अम्बेडकरवादी हो। और डॉक्टर अम्बेडकर के तथाकथित अनुयायी, मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी ही नहीं हैं, ये उनके अनुयायी स्वयं को बतलाते तो हैं, लेकिन ये अराजक पूरी तरीके से अराजकता फैलाने में हमेशा उद्यत रहते हैं। उसके लिए आप उदाहरण ले लीजिए कि एक बहरूपिया समाज पैदा हो गया है, अवसर मौका परस्त समाज पैदा हो गया है, जो समय अनुसार हिंदू बन जाता है, समय अनुसार बुद्धिस्ट बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, धर्मनिरपेक्ष बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। देखिए, ये समयानुसार ऐसे हैं। ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक स्वागत योग्य निर्णय आया है जिसमें ईसाई यानी धर्मांतरित हो चुके लोगों को आरक्षण का लाभ दिए जाने पर रोक लगी है। ऐसे फैसले आए हैं, लेकिन आरक्षण और धर्मांतरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात हमको समझना होगा। आरक्षण से सामाजिक विभाजन, सामाजिक और धर्मांतरण से सांस्कृतिक दमन। जब आपके देश में सामान्य वर्ग का मतलब प्रबुद्ध वर्ग जो अपनी क्षमता योग्यता के बल पर आगे है, देश का नेतृत्व कर रहा है, अगर आप आज उसकी उपेक्षा करेंगे, आप बताइए सामान्य वर्ग को कितना उपेक्षित किया जा रहा है। मैं राजनीति की बात करूंगा, जब सीट आरक्षित होती है वहाँ वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जब वो प्रशासन में गया, नौकरियों की तैयारी किया, तो वहाँ आरक्षण की मार उसने झेला। जब वो व्यापार करने निकला अपने दम पर, तो आपने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात शुरू कर दी और आउटसोर्सिंग तक में आपने आरक्षण की बात शुरू कर दी। इन्हीं लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई के टैक्स से आप लोगों को सुख सुविधाएं दी जाती हैं और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को पालने पोसने का काम किया जाता है। लेकिन वहीं पे तो ये कहा जाता है कि ये जो ऐतिहासिक कारणों से देश के तमाम संसाधनों पे ये अगड़े वर्ग का मतलब सामान्य वर्ग का ही वो है, कब्जा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जब वामसेफ कपोल कल्पनाएं और कहानियों का प्रचार करता है, फूलन देवी को नायिका बताता है, हिरण्यकश्यप को देवता बताता है, तो अपने आप को ये लोग भीमा कोरे गांव का नायक बताते हैं कि उसमें हमारे पुरखे बड़े वीर थे, बड़े बहादुर थे। जब इनके पुरखे बड़े वीर बहादुर थे और सक्षम थे, योग्य थे, तो फिर संसाधनों पर उस अमुक वर्ग का कब्जा कैसे हो गया? आपका क्यों नहीं है? जो लोग, जिनमें जो क्षमता थी, मेरिट सिस्टम के आधार पर लोग राजतंत्र में अपनी क्षमताओं के आधार पर बढ़ते थे, वहाँ चुनाव नहीं होता था। अपनी शक्ति सामर्थ्य के लोग दम पर लोग संसाधनों पर अधिकार करते थे। लेकिन इन्हीं लोगों ने उदारता पूर्वक देश में लोकतंत्र की नींव रखने के लिए अपनी रियासतों को, अपने जमींदारी को, रजवाड़े को एक पूरी तरीके से दान कर दिया। आज मेरिट सिस्टम नहीं है। मेरिट सिस्टम आज नहीं है क्या? मेरिट सिस्टम देश में, अगर आप कहेंगे देश में मेरिट सिस्टम को सम्मान है, तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ मेरिट का तिरस्कार है, पिछड़ेपन का स्वागत है, पिछड़ेपन को पुरस्कृत किया जाता है और पूरा समाज, बहुसंख्यक समाज स्वयं को पिछड़ा घोषित करके आरक्षण की कतार में पंक्तिबद्ध खड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो जो सामाजिक वर्गीकरण की बात आती है उस पर भी आरोप लगता है कि ये सवर्णों ने ही कर दिया, ब्राह्मणों ने कर दिया। आपने सामाजिक वर्गीकरण की बात उठाई है। मनुस्मृति के जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम बताना चाहेंगे हमारी वर्ण व्यवस्था में ज्ञान विज्ञान का समावेश है। ये ऐसे ही नहीं बनी है।
और इस व्यवस्था को जो लोग चुनौती देते हैं वो सामने आवें और हमें बतावें कि कौन से किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्टेट का आप उदाहरण दे दीजिए जहां पर ये चारों व्यवस्थाएं, चारों वर्ण काम न कर रहे हो। आप नाम से उनको चाहे जो बुलाते हो। जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे वो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग होंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन और प्रोटेक्शन का काम करेंगे वो फोर्स के लोग होंगे, जो बिजनेस एक्टिविटी करेंगे व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, और जो सर्विस क्लास से जुड़े होंगे वो शूद्र वर्ग के होंगे। आप नाम से चाहे जो भी बुलाएं, समाज संचालन के लिए ये व्यवस्थाएं दी गई हैं और इनको आप कहीं पर भी चुनौती नहीं दे सकते। नहीं तो जो तमाम सारे आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि जातीय व्यवस्था भी उन्होंने बनाई है, तो क्या जातीय व्यवस्था कैसे समाप्त अगर करेंगे आप जाति व्यवस्था पर आप टिप्पणी करते हैं, उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण की तो कहते हैं पहले व्यवस्था, जात समाप्त करो। रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बेसिस था वो कास्ट था। अगर आप उसके विरोध में हैं तो फिर आपको तो फिर कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। आप उसका प्रमाण पत्र लेने तहसील चले जाते हैं, जन सेवा केंद्र से जाके अप्लाई करवाते हैं, और आरोपी आप ब्राह्मणों को बनाते हैं। अगर है क्षमता अपने पुरुषार्थ और उद्यम के दम पर आगे बढ़ने की, तो अपनी जात से अपने नाम के पीछे सरनेम हटा दीजिए। किसी जाति का ना बताइए खुद को, स्वयं भारतीय हो जाइए। किसी को क्या आपत्ति है? और जाति हटाते ही आपकी जाति गायब हो जाएगी, फिर आप किसी से पिछड़े नहीं रहेंगे। और पिछड़े रहेंगे तो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और अपनी क्षमता के आधार पर पिछड़े और अगड़े बनेंगे। आपको भीख में, विरासत में, और या कोई आपको ला करके कोई देने की व्यवस्था नहीं होगी। आप जिस तरह निदान बता रहे हैं, इसी में भेदभाव, छुआछूत ये सब भी था, ऐसा भी कहा गया है। तो ये सब क्या भेदभाव? हमारा देश एक भेदभाव क्यों किया जाता है? हमारा देश लंबे समय तक परतंत्र रहा, कभी मुगलों की गिरफ्त में रहा, कभी अंग्रेज़ों की गिरफ्त में रहा। हमने ये भी देखा कि हमारे धर्म ग्रंथों का जब वो ट्रांसलेशन किया गया तो उसमें भी कई शब्दों का ऐसा लोप हुआ कि अर्थ का अनर्थ हुआ। हमारी फूट डालो राज करो की राजनीति जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी हमारे देश में शासन करने के लिए, उसी के तहत इन चीज़ों का प्रोपोगंडा प्रचार किया गया। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं छुआछूत, भेदभाव। आपके घर का ही कोई बच्चा हो, व्यक्ति हो, अगर वह स्वच्छ नहीं है तो आप अपने बगल कुर्सी पर ना बिठा करके उसको कहेंगे भैया जाओ पहले नहा लो, आप बहुत गंदे हो। और आप कहते हैं मंदिरों में हमारा प्रवेश नहीं हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ। अरे तुम सुअर चरा के लौटे हो, पुजारी तुमको आरती करवा दें। तो ये सब भेदभाव नहीं था। आज भी ये चीज़ें हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। परिस्थिति जन्य जो चीज़ें कही गई, बताई गई, उसको तथ्यों को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि हमारे साथ भेदभाव है। हमारा पूरा समाज, लेकिन देखिए, एक वाम से एक संगठन है जो ये मानता है कि भेदभाव आपने किया है, जातीय व्यवस्था आपने दी है, हमको परेशान करने वाला काम आप ही लोगों ने किया है। तो वाम से वो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में कई लॉबी है, कई संगठन हैं, वो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर यही काम कहीं सरकार को दिखता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, समाज के लिए घातक है, कोई व्यक्ति उसको करता पाया जाता है, गंभीर अपराध सामने आता है, तो सरकार जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत या फिर रासुका के तहत उस पर कार्रवाई कर देती है। लेकिन खुले मंच से ये नेतागण समाज को विभाजन करने की बात करते हैं, समाज की समरसता को भंग करने की बात करते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस विभिन्न वर्गों के लोग प्रशासनिक नौकरियों में बैठकर अपनी डफली, अपना राग की बात करते हैं। उसका उदाहरण अभी मीनाक्षी IAS और संतोष वर्मा IAS के बयानों से आपको देखने को मिला, और उनके बयानों का समर्थन जिस तरह से इनके वर्ग विशेष के नेताओं ने किया, वो भी अपने आप में घृणित और जहरीली मानसिकता का परिचायक है, दर्शा रहा है। आप कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, SC ST में तो फर्जी, जैसे कोई आरोप लगाता है तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई भी न्यायतंत्र, कोई भी न्याय व्यवस्था इस बात पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकती है कि हमने किसी पर आरोप लगा दिया तो उसको दोषी मान करके जेल में बंद कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था अगर किसी भी देश में है तो उसकी न्याय व्यवस्था को शर्मसार होना चाहिए। वहाँ ना कोई सामाजिक न्याय है, ना किसी भी तरह की कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। SC ST एक्ट की कलई कई बार खुली है और उस कलई को कई इंसिडेंट्स गलत रिपोर्ट की गई जहाँ इसका मिसयूज हो रहा है। संज्ञान लेकर के जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने इसमें संशोधन किया कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, लेकिन विरोध हुआ, कुर्सी डगमगाने लगी, क्योंकि यहाँ सही और गलत नहीं देखा जाता है। यहाँ देखा जाता है कि कौन सी लाबी, कौन सा वर्ग विशेष हमारे तुष्टिकरण में आ जाएगा। आपके दिमाग में कोई निदान है कि ये फर्जी जो केस आ रहे हैं SC ST के, उसको रोके जा सकें? मैं भारतीय दंड संहिता हो, BNS हो, कानून की एकरूपता की मांग मैं करता हूँ। एक विधान एक देश, कानून में एक रूपता होगी। आप समाज में एक, जैसे भर्ती 72,000 कांस्टेबल भर्ती का मामला आया है, अमुक वर्ग के बच्चों की आयु सीमा दूसरी होगी और दूसरे वर्ग के बच्चों की आयु सीमा दूसरी होगी। यक पातिम दुई भात, एक व्यवस्था के संचालन के लिए बहुआयामी व्यवस्था आप लगाएंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। एक कानून में एक रूपता होगी, तभी सब समाज के लोग उसे सम्मान देंगे। ये जोगेंद्रनाथ मंडल जी भी तो चाहते थे कि समाज एक हो जाए, तो उनका प्रयास कितना सफल रहा? कुछ लोगों को वाम सेव संगठन जैसे लोगों ने प्रचार किया और उनको समझ में आया कि हिंदू समाज में हमारा शोषण हो रहा है, हम उपेक्षित हैं,
हमें दोयम दर्जे का समझा जाता है, तो क्यों ना हम इस्लाम कबूल कर लें या क्रिश्चियनिटी में चले जाएं। कुछ ऐसे ही लोग धर्मनिरपेक्ष बन करके मीम भीम एकता का राग लापने लगे और जोगेंद्र नाथ मंडल इसकी अगुवाई किए, वो उनके फॉलोअर बने और पाकिस्तान चले गए। मौके पर तो उनको कानून मंत्री बनाया गया, फिर वो कानून मंत्री के पद से भी हटाए गए। उनके जो अनुयायी थे वो आज वहाँ किसी मतलब उनकी संख्या कहाँ है, कहाँ चले गए, ज़मीन के अंदर हैं कि आसमान खा गया, कोई नहीं जानता उनको। अच्छा, आरक्षण से जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, इसको आप कैसे मानते हैं? आरक्षण की बात पर समाज दो गुटों में बंटता है, मनुवादी, अम्बेडकरवादी। मनुवादी कहकर उन लोगों को उपेक्षित किया जाता है जो इस समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया है। अब ये लोग क्या कहते हैं, प्रतिभाओं को मारकर अब क्या प्रतिभावान हो सकते हैं? राजा की हत्या करके क्या आप राजा बन सकते हैं? ये संभव नहीं है। आप इसी मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं, तो मुझे अगुवाई करके हिम्मत है तो एक उदाहरण प्रस्तुत करिए। आप अपनी जाति समूह में एक रूपता ला करके दिखाइए, समानता ला के दिखाइए। तुम किसी भी कम्युनिटी, किसी एक जाति के हो, चलो तुम कुम्हार हो जाति से, मैंने मान लिया, जितने भी कुम्हार हैं क्या उस जाति के लोग समान हैं? तुम अपने जाति समूह में ही समानता अर्जित नहीं कर सकते हो? उनका कहना ये है कि हम अपने में समान रहे न रहें, हम आपके बराबर होना चाहते हैं। आप काहे उनको रोक रहे हो? ये हठ धर्म है। हमको चांद चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, हमारी औकात चाहे जो भी हो। पहले खुद को टटोलें, आंखें क्षमता के हिसाब से सपने देखने चाहिए और जितनी चादर हो उस हिसाब से पैर फैलाना चाहिए। ये भूल गए हैं, इनको हर चीज़ मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है, हरामखोरी की आदत पड़ गई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पत्र लिख करके अपनी किताब में स्पष्ट किया है कि दलितों ने सदैव ब्रिटिश शासन का सहयोग किया है। ये बात, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है, स्पष्ट रूप से कही गई है। और जो लोग इस देश के लिए लड़े, आज उनको उपेक्षित किया जा रहा है। देश में देखा जा रहा है कि घुसपैठ और धर्मांतरण एक महत्वपूर्ण विषय है, और इसके चलते ये भी है कि हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो लचर है। इसको कैसे देखते हैं? आपकी आपसी फूट और सामाजिक विभाजन को देखते हुए इस देश पर आक्रमण करना बहुत आसान हो चुका है। घुसपैठ अकेले नहीं हो रही है, घुसपैठ के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, फेक करेंसी डंपिंग, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें देश में आ रही हैं। अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी संस्कृति का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर देश में आएंगे, हम दो हमारे गिन लो, और जब यहाँ से खदेड़े जाएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और कहेंगे कि ये सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इन लोगों को हमें बताना पड़ेगा, जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमें उनको ये बताना पड़ेगा। और धर्मांतरण दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ जहाँ हम लोग जिहादियों को देखते हैं, जिहादी मानसिकता के तहत आपको बाहरी शक्तियों से निपटने के तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आप आंतरिक शक्तियाँ देखिए, जिनको आपने बैल मुझे मार की नीति अपना करके अपने सर पर बिठा रखा है। बताइए, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो गया, धर्म के आधार पर हो गया, उसके बाद ऐसी कैसी स्थिति पनप गई कि वक्फ बोर्ड आज देश का सबसे बड़ा भूमाफिया बन गया। देश का सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड बना हुआ है। देश की तमाम संपत्तियों को मनमानी तरीके से उसने अर्जित कर लिया है। बताइए, तो सरकार को अधिकार है ना कि कोई भी इस तरह की संपत्ति है तो उस पर विकास कर सकती है, अधिग्रहित कर सकती है। इन्होंने जो अभी हालिया अमेंडमेंट लाया है, इससे रोक तो लगी है, लेकिन उस संपत्ति का अभी जिक्र नहीं हो रहा है जो इन लोगों ने मनमाने ढंग से अर्जित कर ली है। आपके कई राज्य, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, इनकी गणना कर लीजिए, जाकर के विजिट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ और बिहार में भी व्यापक तौर से बहुत ही साइलेंटली धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। बाहर से फंडिंग हो रही है, और ये टारगेट कौन लोग हैं? सॉफ्ट टारगेट जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, जिनको बाहरी दुनियादारी की समझ नहीं है, उनको जाकर के ब्रेन वॉश करते हैं और जो है उनको धर्मांतरित करने का काम करते हैं। तो इसमें तो जो आप बता रहे हैं लचर कानून की व्यवस्था है, अगर कानून को सख्त किया जाना होगा तो संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, तो संशोधन करना उचित होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत अगर देखा जाए, विश्लेषण किया जाए तो मौजूदा कानून तमाम ऐसे हैं जो ब्रिटिशकालीन विरासत से चले आ रहे हैं, और उनको बदले जाने की, मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। भले ही धर्मांतरण के लिए क्यों सरकार या प्रशासन मजबूत पहल क्यों नहीं कर पाता है, उसका मूल कारण है कि हमारे ही संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लाया गया है। हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। हम किसी भी धर्म के अनुयायी बन जाएं, किसी भी धर्म को फॉलो करें, इसको अधिकार बता दिया गया है। एक बात यहाँ उठती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किस धर्म के लिए दिया गया है? ऐसा कुछ नहीं कहा गया उसमें। असल में इस संविधान में तो हिंदुस्तान है तो हिंदू के धर्म का होना चाहिए। बहुत से ऐसे टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं संविधान में जो एम्बिगुअस हैं, अस्पष्ट हैं। उनको लेकर के समय समय पर जब कोर्ट किसी वर्डिक्ट में, किसी जजमेंट में उसका क्लैरिफिकेशन देती है, तब जाके लोगों को उसकी मीनिंग पता चलती है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में कौन सा धर्म होना चाहिए, उसी का तो स्वतंत्रता होगी। जब तक संविधान में सेकुलर शब्द जुड़ा है, सेकुलर की भी डिफिनीशन क्लियर कट नहीं है,
लेकिन उसको ये माना जाता है कि हमारा जो शासन तंत्र होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के सपोर्ट में वो या उससे प्रभावित होकर के काम नहीं करेगा। जबकि होना क्या चाहिए, हमारी जो संस्कृति सभ्यता रही है वो धर्मनिष्ठ शासन तंत्र, यानी हमारे शासन तंत्र पर धर्मदंड सदैव ऊपर होना चाहिए। धर्म के अनुरूप तभी शासन सत्ता चलेगी, अन्यथा विकृत हो जाएगी। आपने धर्मांतरण की बात की, तो धर्मांतरण को कैसे रोका जाए और इसमें मंदिरों की भूमिका आप कैसे देखते हैं? धर्मांतरण को रोकने के लिए पहले जन जागृति अभियान, धर्म जागृति अभियान और धर्म के, आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई थी कि मठ मंदिर हमारे हैं वो शिक्षा, संस्कार और सेवा के केंद्र हैं, जहाँ लोगों ने शिक्षा अर्जित की, जहाँ सेवा हुई। और संस्कार का मतलब जो हमारा धर्म है उसकी संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार का केंद्र है। तो उन केंद्रों पर घर वापसी की मुहिम चलाई जानी चाहिए। जिन लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर के धर्मांतरित किया गया है उनको घर वापसी अभियान के तहत वापस लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा धर्म पुनः से मजबूती से स्थापित होकर के हमारी एकता दृढ़ हो, मजबूत। तो हमारा लोकतंत्र जो है इस समय बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ है जी। इस पर क्या कहेंगे, कैसे सुधार हो सकता है? 50% लोग लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। आज भी जब चुनाव होते हैं तो पैसे से वोट खरीद लिए जाते हैं, पैसे से मतांतर बदल जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में हम ये गर्व से नहीं कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम सांस ले रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग किस लिए है? अगर पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं, लोग लुभावने वो दिए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को तो इस पर सख्त होना चाहिए ना। बेशक चुनाव आयोग है, तरह तरह के प्रयास हैं, लेकिन जो सुधार है वो एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है, मंद प्रक्रिया है। पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनका जो जैसा इच्छा शक्ति रही है उस हिसाब से परिवर्तन हुआ है। वर्तमान की सरकार भी अपने हिस्से का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बहुत से काम हैं जो किए जाने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत। वर्तमान में देखा जाए तो भारत की आबादी में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और आज उन्हीं को सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से दंश उन्हीं झेल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने युवाओं और राजनीति, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। हम कुछ भी पढ़ते लिखते सीखते हैं तो अपने हमारी जो एजुकेशन का जो मुख्य फेस होता है वो हमारा छात्र जीवन होता है। छात्र जीवन में ही हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं मूलतः, बाकी पढ़ाई जीवन पर्यंत चलती रहती है। उस दौरान हमारे यहाँ छात्र राजनीति कैसे विकसित होती है? जब स्कूल्स कॉलेज में बच्चों को लीडरशिप दी जाती है, उनको बताया जाता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखना होता है। जब इन चीज़ों को नहीं जानेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश का मामला देखिए तो छात्र राजनीति को दबाया गया है। कई जगहों पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर रोक लग गई है, कई डिग्री कॉलेजों में कार्यक्रम नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि छात्रों की राजनीति पर एक तरह से दबाने का काम, उसका दमन का काम किया जा रहा है। महाविद्यालयों में तो छात्र चुनाव हुआ करते थे, अब नहीं हो रहे हैं। और जब पूछा जाता है, प्राचार्यों से बात होती है तो कहते हैं कि स्कूल जो हमारा कॉलेज है इसका वातावरण खराब हो जाता है, एक पॉलिटिकल माहौल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बाहर के पॉलिटिशियंस भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तो उसका माहौल ख़राब होता है। उस माहौल को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं। थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को कठोर करके कि बाहरी कोई प्रभाव ना आवे, बच्चों में लीडरशिप आवे, वो जाने देश समाज का कैसे नेतृत्व होता है, कोई व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, ये सब उनको सीखते रहना चाहिए। और इसी छात्र राजनीति की देन है हमारे देश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े दार्शनिक निकल करके आए, छात्र राजनीति से ही निकल के आए। इसकी उपेक्षा करना तो सीधे तौर पर छात्रों को राजनीति से काट देने के जैसा है। फिर वही है, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। सत्ता में वही लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, आडंबर होगा, ग्लैमर होगा। और चूंकि जब अगर देश के युवा ही सब कुछ कर्णधार हैं, उन्हीं के पास जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, उन्हीं अब उस शक्ति का सही दिशा में चैनलाइज किया जाए, सही दिशा में उसका उपयोग हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। अन्यथा की स्थिति में युवा जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा। चलिए, आपने कई सारे समस्याओं का बताया, निदान भी बताया। एक लास्ट समस्या है जो किसानों की एमएसपी है। किसानों की एमएसपी कैसे निर्धारित होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उनके लिए? बड़े समय से ये डिबेट चल रहा है कि जिसने उत्पादन किया है उसको मूल्य निर्धारण का अधिकार होना चाहिए। हम कोई भी व्यवसाय व्यापार करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका लागत मूल्य और सब कुछ कैलकुलेट करके उसकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए वो हम निर्धारित करते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि अन्नदाता, शक्ति भोग आटा कंपनी चलाने वाला व्यक्ति धनवान हो जाता है और गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान एमएसपी पा करके अपनी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है, बहुत व्यापक सुधार किए जाने की जरूरत है। और ये जो मिल रहा है किसान सम्मान निधि किसानों को पहुंचाई जा रही है, हम बताना चाहेंगे कि किसान अपने आप में इतना सक्षम और सबल है कि उसको आपके सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है। ये लालीपाप उसको मत पकड़ाइए। देश का पेट भरने वाला अन्नदाता स्वयं गरीब कैसे है, इसे ये हमारे देश की जो योजनाएँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उसका कारण वो झेल रहा है। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो थीं, जिसमें सारे रिकमेंडेशंस थे, उसमें आप देखते हैं अब जितना कास्ट आता है सब आप जोड़ लेते हैं, उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप क्रिएट करते हैं। लेकिन वो स्वयं गया खेत में ट्रैक्टर चलाया, दिन भर काम किया, उसकी खुद की मजदूरी,
भाई उसने भी तो काम किया। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए एमएसपी जो तय की जाती है कि इस लागत पर हम गेहूं खरीदेंगे या फसल खरीदेंगे, वो गलत होती है। इससे किसानों को नुकसान होता है। आपने रिजर्वेशन की बात की, आरक्षण की बात की, तो क्या आपको नहीं लगता है कि रिजर्वेशन इज अ पॉलिटिकल टूल टू प्रमोट सोशल डिवीजन? डेफिनेटली रिजर्वेशन से फायदा किसको हुआ है? मुख्य धारा में कौन आए? रिजर्वेशन से मुख्य धारा में रिजर्वेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले लोग आए हैं जी। और कितने लोग राजनीति में बस इसीलिए बने हैं क्योंकि वो रिजर्वेशन की बात करते हैं। अंत में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? धर्मांतरण को लेके, घुसपैठ को लेके, आरक्षण को लेके क्या मांग करेंगे आप? आरक्षण से सामाजिक विभाजन से सांस्कृतिक दमन से फिर जो है धर्मांतरण, ये सारी चीज़ें, इसके लिए कानून में व्यापक परिवर्तन, सुधार, उनको मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत पड़े तो संविधान को फाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। राष्ट्र की सुरक्षा से किसी भी तरह से कोई परहेज, कोई जो है समझौता किए जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको फिर से संविधान लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि संविधान में बहुत से ऐसी टर्म्स हैं जो अनडिफाइंड हैं, जिसको लेकर के दोहरे अर्थ निकलते हैं, अस्पष्टता है। इसलिए हमको ज़रूरत है एक नए संविधान की, और कानून की एक रूपता बनी रहे। बहुआयामी व्यवस्था है जिससे समाज दो गुटों में बट रहा है, विभिन्न गुटों में बट रहा है। ये एक चुनौती है। इसको निपटाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए हमें एक देश एक विधान की नीति अपनानी होगी।